मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एएससी का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सारे के सारे आपको इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है, क्योंकि आपको पता है हमारे द्वारा फ्री में नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। आपके पास इसकी सीरीज नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में वीडियो क्लासेस मिल रही हैं। कहाँ पर मिलेंगी? प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वीडियो क्लासेस देख सकते हो। फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, कहाँ पर? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। माइनर सब्जेक्ट के भी आपको नोट्स फ्री में ही जल्दी से देखने को मिल जाएंगे और साथ साथ उनकी क्लासेस भी। तो आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेता और प्रबंधक में क्या अंतर होता है? तो नेता कौन होता है और प्रबंधक कौन होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो मैं आपको बताऊं, देखो, कोई भी एक संगठन होता है, कोई भी संस्था होती है ना, उसके लिए नेता भी जरूरी है और उसके लिए प्रबंधक भी जरूरी है। दोनों की दोनों ही एक संस्थान होती है, उसके लिए दोनों व्यक्ति जरूरी होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन उनका काम और तरीका अलग अलग है। हर व्यक्ति है उसका अलग अलग काम है। नेता का अलग काम है, प्रबंधक का अलग काम है। आपको मैं समझाऊं, नेता कौन होता है? नेता जैसे कि आप समझ लीजिए, आपका कोई विधायक हो गया, सरपंच हो गया, या आप अगर इस कॉलेज में जाते हो तो आपका छात्र नेता हो गया। वो कौन होते हैं? नेता लोग होते हैं। समझ में आ गया? प्रबंधक कौन होते हैं? आपकी स्कूल का प्रिंसिपल हो गया। समझ में आ गए? आप कोई बैंक में जाओगे, इसमें मैनेजर हो गया, है ना। पुलिस में जाओगे, वहां पर एसआई हो गया, डीएसपी एसपी होगी, उनकी पोस्ट होगी, या जिले में कलेक्टर मान लो, तो उनको क्या माना जाता है? जो प्रबंधन करने का कार्य करते हैं किसी संस्थान को, उसको क्या कहा जाता है? प्रबंधक कहा जाता है। नेता कौन होते हैं? जो कोई भी समाज के अंदर एक नई सोच के, किसी समस्या का समाधान के लिए, किसी एक नई सोच के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। समझ में आ गया आपको दोनों में क्या फर्क होता है? और दोनों ही संस्था के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं और दोनों ही जरूरी होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, आपको एक छोटे से एग्जांपल से चीज़ों समझ में आ जाएंगे आपके सामने। एक संस्था है आपकी कॉलेज, समझ में आ गए? कॉलेज में कौन है? कॉलेज में आपके प्रिंसिपल सर हैं, और आपके कॉलेज में क्या है, जो अलग अलग जो आपकी पार्टियां होती हैं उसके क्या छात्र नेता हैं, है ना, नेता हैं। अब क्या हो गया, दोनों जरूरी हैं। छात्र नेता क्या करते भाई? प्रिंसिपल सर का क्या काम है? आपकी कॉलेज के समय पर एग्जाम हो, समय पे क्या हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले, प्रोफेसर सर अच्छे से काम करे, प्रैक्टिकल वगैरह सही से हो, ये सारे काम कौन देखता है? आपके प्रबंधन जो प्रिंसिपल सर है वो देखते हैं। अब नेता क्या करते हैं भाई? प्रिंसिपल सर नियम कायदों से बंधे हुए होते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं छात्रों की, तो उनको पहुंचाने का कौन करते हैं, कौन कार्य करते हैं? छात्र नेता वो कार्य करते हैं। तो दोनों ही संस्थानों के लिए इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। लोगों के साथ उनका किस तरीके से रिश्ता होता है? नेता की बात करें, लोग नेता को इसलिए अनुसरण करते हैं क्योंकि उन पर विश्वास करते हैं। भाई कोई भी आपके जो छात्र नेता है, सरपंच है, एमएलए, आपने उसको क्यों चुना है? क्योंकि आपको विश्वास है कि ये आदमी अपने लिए लड़ाई लड़ सकता है, अपनी कोई समस्या हो जाएगी तो उसको समाधान कर सकता है। जैसे कि आपके गाँव की सड़क टूटी हुई है, आप चले गए मंत्री साहब के पास, चले गए आपका जो विधायक के पास चले गए कि साहब बात ऐसी, हमारी सड़क टूटी हुई है। तो उन्होंने क्या किया? तुरंत फ़ोन मिलाया नगर पालिका के जो आपके सामने चेयरमैन होते हैं, जो नगर पालिका मेयर वगैरह, की भाई सड़क को सुधराइए। उन्होंने क्या किया? उन पे इस पे कार्रवाई की और आपने गांव की सड़क बन गई। समझ में आ गया? तो लोगों भाई उनके पास क्यों गए? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि विधायक से आगे ये काम कर सकते हैं। समझ में आ गया? प्रबंधक की बात करें, प्रबंधक क्या होता है? प्रबंधक होता है वो लोगों को उस पर विश्वास हो चाहे नहीं हो, उसको इसलिए मानते हैं क्योंकि वो उनसे बड़ा होता है, उनका बॉस होता है। और उनका जो आपके सामने जो प्रबंधक हो गया और जो नीचे कर्मचारी हो गए, उनका रिश्ता किस से बड़ा होता है? नियम और कायदों से बना होता है। अब आपके कॉलेज के प्रोफेसर चाहे आपके प्रिंसिपल सर की इज्जत करें या नहीं करें, लेकिन उनकी बात तो उन्हें माननी होगी क्योंकि वो अपने पद में बड़े हैं। अगर उनको अच्छी लगे तो भी माननी होगी, नहीं अच्छी लगे तो भी माननी होगी, क्योंकि भाई पद और नियम कायदों के हिसाब से तो चलना ही पड़ता है कोई भी संस्थान को। अगले वाला पॉइंट है बदलाव और जोखिम। नेता बदलाव लाना पसंद करते हैं। भाई समाज के अंदर कोई समस्या चल रही है, जैसे इस समय क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो नेता क्या करेंगे भाई? अलग अलग क्राइम या नशे के खिलाफ आंदोलन करेंगे, या फिर नशा मुक्ति कोई रैली निकालेंगे। तो इससे क्या होगा? समाज में बदलाव देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपके सामने? एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया था कि कॉलेज की जो फॉर्म फीस है वो लगातार बढ़ रही है, तो क्या करेंगे छात्र नेता? वो लगातार विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे कि फीस ना बढ़ाई जाए। तो यही है, जो नेता होते हैं उनका कार्य क्या होता है? समाज में बदलाव लाने का कार्य होता है।
वे क्या करते हैं, वे नए विचार सोचते हैं और जोखिम लेने से डरते नहीं है। तो भाई आपको पता है जब आप नेतागिरी करते हो तो आपको क्या होता है, पीछे से लाठियां भी पड़ सकती हैं, पीछे से आप पे हमला भी हो सकता है, आप पे केस भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आत्मविश्वास रहना पड़ेगा। मुश्किल परिस्थितियों में आपको दृढ़ निश्चय के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। प्रबंधक कौन होता है, प्रबंधक होता है उसको स्थिरता पसंद होती है। वे सुनिश्चित करते हैं सब कुछ सही तरीके से चलता हुआ। समझ में आ गया आपको प्रबंधक कौन हो गया। प्रबंधक होता है जैसे आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आपकी कॉलेज में कोई प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिले, सही से बच्चों की पढ़ाई हो। वो आपकी भलाई के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। उनको अपनी कॉलेज की रेपुटेशन के बारे में ज़्यादा चिंता रहती है कि भाई उनकी कॉलेज है वो दूसरी कॉलेजों से पीछे नहीं रहे, बढ़िया से चलती रहे। समझ में आ गया आपके सामने, ये फ़र्क होता है। वो क्या करते हैं, वो उनका काम यही है कि इस प्रबंधन करना, तो उनका ये होता है कि उनके प्रबंधन में कोई फर्क ना पड़े। निष्कर्ष की बात करें, नेता वही होता है जो सही काम करता है, सही रास्ता चुनता है, और प्रबंधक वो होता है जो काम को सही तरीके से करता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है कि नेता वही होगा जो सही रास्ता चुनेगा, मतलब चाहे सही गलत में उसको कौन सा सही रास्ता चुनना होगा। अब देखो क्या होगा, कॉलेज की फीस बढ़ रही है तो यूनिवर्सिटी की जो वीसी हैं, वीसी सर को क्या भाई ऑर्डर आया कि अपनी कॉलेज के खर्चे आपको इस बार कॉलेज का अपन को क्या करना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का कार्य करना है या कोई कार्य करना है, तो अपने को खर्च थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो क्या फीस बढ़ा दी, क्योंकि भाई उन्हें तो प्रबंधन करना है। लेकिन अब छात्र नेता क्या करेंगे, उन्हें तो जनता बच्चों की बात सुननी होगी। तो सही रास्ता क्या है भाई, ये तो कॉलेज की चिंता है ना कि वो कैसे पैसे को कटौती करें, खर्चों में कटौती करके पैसे निकालें, बच्चों को फीस नहीं बढ़नी चाहिए। तो सही रास्ता कौन चुन रहे हैं आपके सामने, नेता। और प्रबंधन का कार्य क्या है भाई, अच्छे से प्रबंधन चलता रहे, फीस बढ़ा सकते हैं अपन। ये दोनों में फर्क होता है। संगठन में नेतृत्व का महत्व क्या होता है, उसको उदाहरण सहित समझाइए। तो आपके सामने जो संगठन में नेतृत्व क्या होता है, आपको पता है कोई भी संगठन हो गया उसका नेतृत्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपके सामने एक बात सोचो, आपकी क्लास में अगर कोई नेता बढ़िया, आपके अंदर कोई भी समस्या है, अगर उसके आपका जो एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से जीत जाओगे। अब आप एक बात सोचो, क्रिकेट आप में से अधिकतर बच्चे देखते होंगे, आईपीएल हो गया या फिर कोई वर्ल्ड कप हो गया, कौन सी टीम जीतती है, जिसके अंदर कौन सा कैप्टन बहुत अच्छा होता है, जो फील्डिंग बहुत अच्छे से सेट कर रहा है। मतलब महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे से एग्जांपल है। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी में क्या थी कि वो ऐसे बॉलर को डालते थे जो सब लोग सरप्राइज हो जाते थे, इससे बॉलिंग क्यों कराई जा रही है, और उसी से विकेट निकाल कर ले जाते थे। समझ में क्यों, क्योंकि उनके अंदर नेतृत्व करने की बहुत अच्छी शैली थी। संगठन में नेतृत्व तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी टीम को सही दिशा में ले जाता है। भाई महेंद्र सिंह धोनी का कार्य क्या होता था, टीम को जिताना, सही दिशा में लेकर चले जाना। और अच्छा नेता क्या करेगा, टीम को, जो आपकी टीम है, संगठन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण होगा। इसलिए तो भारत ने 2-2 T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी टूर्नामेंट हमने जीते थे उनके समय। क्यों, क्योंकि भैया वो सभी लोगों को एक जगह करके रखते थे और महत्वपूर्ण फैसले भी लेते थे। काफ़ी पुराने खिलाड़ियों को उन्होंने रिटायरमेंट दिलाया, नए खिलाड़ियों को लेकर आए। क्यों भाई, समय की जरूरत थी, पुराने खिलाड़ी कितने दिन तक खेलते रहते, नए खिलाड़ी की जरूरत थी ना। तो यही है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले, कठिन फैसले भी काफ़ी बार नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को लेने पड़ते हैं। अपन एक समझेंगे किससे, एक फुटबॉल टीम से समझेंगे, क्रिकेट टीम से समझ लो आप, समझ में आ गया, क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है और हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। देखो आपको पता है क्रिकेट में अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी हैं, है ना। कोई फील्डिंग में अच्छा है, कोई बैटिंग में अच्छा है, कोई बॉलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई अच्छा ऑलराउंडर है। हर खिलाड़ी के पास अपनी अपनी क्वालिटी है, लेकिन उन सबको सही जगह पर लगाना, सही जगह से उनका यूज करना किसका काम है, कैप्टन का काम है। अब एक बात बताओ, आपकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो क्या है, जो पार्ट टाइम बॉलर है। पार्ट टाइम बॉलर समझते हो ना आप, मतलब ऐसे समय अया को समझो, अया को बॉलर जो एंड टाइम पर काम आ जा का देखा विकेट चटका ले, आपके को लंबी पार्टनरशिप लागी, बहुत ज्यादा रन बना लिया, तो वो बॉलर का बॉलिंग करा ली और विकेट ले गो। क्यों, पार्ट टाइम बॉलर से ज्यादा के लोग रिसर्च करके को नहीं, तो उन विकेट देने का ज्यादा चांस नहीं, है ना। या फिर अया का बॉलर का बॉल कराई जिको के मतलब जो को विकेट लेने का ज्यादा चांस नहीं। समझ में आ गया ना आपको। तो इस प्रकार से मैच को चलाना हो गया। अब आपको पता है कैचिंग फील्डिंग पोजीशन होती है, आप चाहे कितना ही बेहतर आपके पास फील्डर हो टीम में, लेकिन आपको आपने उसने लगा ही नहीं रखा अपने कैचिंग फील्डिंग की पोजीशन में, तो क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं होगा ना। यही बात है, किस समय किस बॉलर के आपने ओवर बचाए, किसके आपने सही समय पर ओवरों को यूज किया। कौन, काफ़ी बार क्या है, आपकी टीम में 3 नंबर पे मान लीजिए एक डिफेंस करने वाला खिलाड़ी आता था, लेकिन अब क्या हुआ, ऊपर से पार्टनरशिप लग गई ओपनरों से, तो आपने क्या 3 नंबर पे ऐसे खिलाड़ी को भेज दिया जो विस्फोट से पारी
खेल सकता था, बढ़िया रन बना उसको हो। समझ में आ गई ना? आप अच्छे से था हर चीज़ कि एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में क्या क्या गुण होते हैं। अगर आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है, एक बार महेंद्र सिंह धोनी के बारे में थोड़ा सा सोच लो, आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का क्या क्या कार्य होता है? पहला कार्य होता है दिशा दिखाना। एक अच्छा नेता टीम को बताता है कि हमें कहाँ जाना है, यानी मैच कैसे जीतना है। मतलब एक अच्छे नेता का क्या कार्य होता है? मुश्किल परिस्थितियां हो चाहे बढ़िया परिस्थितियां हो, वो उनको बताएगा कि इस परिस्थितियों में हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें मैच को जीत सकते हैं। वो हर चीज़ की तैयारी पहले से करके रखेगा। समझा? टीम को एक रणनीति देगा और क्या करेगा, सबको एक लक्ष्य की तरफ लेके चला जाएगा, है ना। बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे ज़्यादा रन लगे तो आपको बता दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। अपन स्टार्टिंग में आप क्या करो, थोड़ा सा पावर प्ले में सपोर्ट करके खेलो, फिर थोड़ा डिफेंस कर लो और फिर लास्ट में अपन और तेजी से खेल लेंगे, पावर प्ले का यूटिलाइज करेंगे। समझ में आ गया ना आपको? कम रन बने, ठीक है, पिच थोड़ी मूवमेंट कर रही है, इधर उधर गेंद हिल रही है, तो उसको बता दिया आपने बॉलर को, बैट्समैन को, कि स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से खेल लेना, डिफेंस कर लेना, जैसे फील्ड को ओपन होगी अपन स्कोर कर लेंगे। समझ में आ गया ना आपको? इक्का दुक्का रन लेते रहना बीच में। तो यही चीज़ है, आपको टीम को रणनीति देने का कार्य होता है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को। सबको एक साथ लेकर आना, तो सारी टीम को एक साथ लेकर आना। आपको पता है अगर एक टीम में भाई ज़्यादा दूर क्यों जाओ, कॉलेज में कदे का मैच खेले होगा और कोई मान लो एक खिलाड़ी तगड़ों से है, वही नेतृत्व करे भाई अपनी कॉलेज टीम में, वो दो एक विकेट लेते हैं तुरंत एकदम तेज कि थे भी बढ़िया खेलो और जीत के दिखाऊंगा हाँ, है देना, तो थे सारा सारा मोटिवेट हो जाओ। तो यही चीज़ है कि वो क्या करता है, वो सभी खिलाड़ियों को एक करता है। कोई टीम में एक आध मार जाए, कोई भी खिलाड़ी हो जिन खेलने को नहीं आवा, उन एडजस्ट करोगो। समझ में? कोई गलती कर रहे हो, बढ़िया प्लेयर लेकिन गलती कर रहे हैं तो उन समझाओगो, कोई नहीं बेटा आज तेरा दिन नहीं था, आज नहीं तो कल कर लेना। जो भाई बोले भाई बोल सकता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। दोस्त की तरह नाम लेकर बोल सकता है, कुछ भी जो बोलना चाहिए उस तरीके से उसको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। समझ में आ गया आपको? मुश्किल समय में हिम्मत देना, तो काफ़ी बार क्या होता है भाई, अगर चाहे संगठन हो, संस्था हो, मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, कुछ भी हो, हर समय ऐसा नहीं रहता है। कभी काफ़ी बार मुश्किल परिस्थितियां भी आती हैं। अपन लगातार 2-3 मैच हार गए, तो आपको क्या करना है, आपकी टीम है वो लगातार अच्छा नहीं करनी है, तो आपको घबराना नहीं है। और क्या कहना है कि कोई बात नहीं है, अपना हमें इस फील्ड में अपने से गलती हो रही है, इनको इम्प्रूव करेंगे और अगली मैच अपन जीत कर दिखाएंगे। अगला कार्य क्या? बदलाव लाना। तो एक जो अच्छा नेता होता है ना, एक अच्छा नेता हमेशा सोचता है कि हमें खेल में क्या सुधार कर सकते हैं और नए विचार लाता है। मतलब जो अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि वो खेल में सुधार लाने की हर वक्त सोचता रहता है और नए विचार लाने का कार्य करता है। निष्कर्ष की बात करें, ठीक एक संगठन में नेतृत्व का महत्व बहुत अधिक होता है। नेता ने केवल कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। भाई कोई भी टीम हो, टीम वही जीतेगी जिसका नेतृत्व करने वाला कैप्टन है वो उसको मोटिवेट करता रहेगा। उनका काम क्यों महत्वपूर्ण है? हर व्यक्ति को अपना अपना काम करके देगा, कुछ एक्स्ट्रा काम करवा सकता है। समझ में आ गया ना आपको? कुछ टीम कौन सी जीतती है भाई, एवरेज परफॉर्म तो सारी टीम करते हैं, जीतती कौन से है, जो एक्स्ट्रा करती है। और एक्स्ट्रा काम कौन करवा सकता है? आपका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही करवा सकता है। और कैसे करवाएगा भाई? खुद पहले वो खुद करेगा ना, मेहनत करके। मान लिया एक बात सोचो, कैप्टन खुद है, खुद भाई बढ़िया एकदम, मान लो कीपिंग है तो कीपिंग बढ़िया कर रहे हैं, आपका सामने बॉलर है तो बॉलिंग बढ़िया करोगे, या फिर बैटर है तो बढ़िया बैटिंग करोगे, तो लोग जो का नीचे है ना, उन्हें खुद ना मोटिवेशन मिलेगा कि भाई साहब कैप्टन अपने इतनी मेहनत करें तो हमें भी करनी चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से सारी चीज़ें अरेंज होती हैं। आपके यूनिट फर्स्ट के जो सारे क्वेश्चन अब अपन देखेंगे, यूनिट नंबर सेकंड के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको पढ़ लेंगे अपन। अगले वाला है नेतृत्व में गुण सिद्धांत के आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब गुण सिद्धांत है, उसके बारे में आपको क्या करना है, उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ें बतानी है। तो गुण सिद्धांत आपको पता है, नेतृत्व का जो गुण सिद्धांत है, ट्रेट ऑफ लीडरशिप, हमें क्या बताता है? ये खास प्रकार का गुण है जो व्यक्ति को बताता है कि कोई भी व्यक्ति है ना, वो उसको तुम बना नहीं सकते नेता। तो लोग क्या जन्मजात रूप से ही नेता पैदा होते हैं, मतलब उनके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी होती है, जन्मजात से क्या होते हैं, नेता के रूप में उनको जाना जाता है। जैसे कि आपकी कक्षा में एक कोई बच्चा है जिसका क्या, उसने पेंटिंग की, अब आपको पता है पेंटर हो गया, सिंगर हो गए। अब चाहे अब आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, कोई एक आध बच्चा होगा, या आपकी पूरी कॉलेज में कोई एक आध बच्चा होगा जिसकी बहुत अच्छी आवाज़ है।
समझ में आ गया ना आपके सामने, और वो बहुत अच्छा गा सकता है। या ऐसे समझ लो आपके जो आपकी क्लास में इतने बच्चे हैं उसमें कोई एक आध ही बच्चा ऐसा होगा जो क्या कर सकता है, आप उसको कोई भी काम करने के लिए बोलोगे वो तुरंत रेडी हो जाता है और वो काम कर लेता है। स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, एकेडमिक्स में भी अच्छा है, और क्या कर सकता है आपके सामने, और जो और अन्य कार्य कराएंगे तो उसमें भी अच्छा मिल सकता है। तो यही गुण यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति होता है उसके अंदर जन्मजात कुछ गुण होते हैं तभी वो नेता बनते हैं। कोई भी व्यक्ति को अगर तुम कोर्स को दे दो, 250 रुपया कोर्स खरीद लो नेता बनने को, तो कोई भी गुण बन सकता है। समझ में आ गया ना आपको, तो यही बताएगा इस चीज़ के अंदर। सिद्धांत के मुख्य पॉइंट क्या है, जन्मजात गुण। तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि नेताओं में कुछ खास गुण होते हैं, जैसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस होगा उनके अंदर। कोई भी नेता देखो, अब थालक गाँव में जो के बोले आखिरी विधायक ही देखो ना बोलन को, थालक थाल मतलब कोई भी समाज की बैठक होगी, आएगा या बात बता के जाएगा पूरी कॉन्फिडेंस हो, सफा झूठ बोल रहे हैं एकदम, थाने पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक बार तो थाल को बात तो सही हो उसका है बड़ी, समझ आ गई ना एकदम। तो यही आत्मविश्वास होता है उनके अंदर कि वो चीज़ों को इतने अच्छे से बता सकते हैं। दूसरी बात क्या, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस भी हो उनके अंदर, बुद्धिमत्ता। कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो बुद्धिमत्ता तो उनके अंदर होती है, बावली बुच लोगों ने कौन बनावा है नहीं। साहस भी होगा, मुश्किल परिस्थितियों में डट कर क्या करेंगे, संघर्ष करने की उनके अंदर क्वालिटी भी होती है, साहस भी होता है, और ईमानदारी भी होती है। व्यक्तिगत विशेषताओं की बात करें, जैसे शारीरिक कुछ क्वालिटी भी होंगी, जैसे हाइट उनकी अच्छी होगी, सामाजिक विशेषताएं सबसे मिलजुल कर चलेंगे, और मानसिक विशेषताएं होंगी जैसे कि निर्णय लेने की क्षमता। तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वालिटी देखोगे तो आपके सामने थोड़ी थोड़ी सारी क्वालिटियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो सारी प्रकार के उनके अंदर क्वालिटी मिलती हैं। आलोचनात्मक परीक्षण की बात करें, खामियों की बात करें, तो यह सिद्धांत है पूरी तरीके से सही नहीं है। मतलब जो अगर अपने सिद्धांत के बारे में अगर आप अच्छे से डीप से एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी ये सिद्धांत है पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों क्यों सही नहीं है, आलोचना करें इसकी, तो सभी गुणों का भाव। तो कोई भी महान व्यक्ति को आप देख सकते हो, है ना, किसी को भी देख लो। अब जैसे महात्मा गांधी है, उनका सकारात्मक पक्ष क्या था कि वो अहिंसा में विश्वास रखते थे, अहिंसा से युद्ध लड़ाई करने की प्रयास मतलब संघर्ष करते थे। लेकिन उनका अगर आलोचनात्मक पक्ष भी यही है कि वो हिंसा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। हर जगह हिंसा से काम नहीं चल सकता, आपको हिंसा की भी जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया ना आपको। तो यही चीज़ है कि हर व्यक्ति के अंदर हर गुण नहीं हो सकता। आपके अंदर जो आपकी कक्षा के अंदर एक विद्यार्थी है, हो सकता है उसको बोलने का बहुत अच्छा गुण हो, लेकिन पढ़ाई में जम्मा ही क्या है वो को नहीं। ऐसे नहीं सुने, आपके घर में ही देख लो, एक बच्चा है वो सारा काम अच्छा कर लेता है, बोल भी अच्छा लेता है, आपके सामने सबसे अच्छी बनती है उसकी, आपके पढ़ाई मतलब जो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है ना, सारे काम अच्छे से कर लेता है, लेकिन पढ़ाई में जब नंबर आते हैं तो बिल्कुल डल है एकदम। समझ आ गया। तो यही है कि हर व्यक्ति में एक समान गुण होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। जैसे इसमें बताया गया है कि दुनिया के जो अलग अलग नेताओं के बारे में देखोगे तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित होने वाले व्यक्ति थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत व्यवहार वाले व्यक्ति थे। तो सभी के अंदर एक जैसे गुण होना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। स्थिति का महत्व, तो इस जो सिद्धांत है उसमें इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया कि नेतृत्व है एक स्थिति पर भी निर्भर करता है। मतलब कोई भी नेतृत्व है ना, वो एक क्या पर निर्भर करो, स्थिति पर निर्भर करोगे। जहाँ मान लो कि एक कोई थारी जो छात्र नेता है ना, अब इन एक हदे कि भाई कोई एक है ना वह प्रतियोगिता चल रही है, पेंटिंग की प्रतियोगिता चल रही है ना। अब हमें कोई बढ़िया पेंटर छाटना है तो पेंटिंग से संबंधित सारी चीज़ें अरेंज करनी, तो वो चलो इवेंट तो मैनेजमेंट कर लेगो, लेकिन पेंटर के लिए बढ़िया चीज़ कठे मिलेंगी, है ना। वो कौन बता सका है, थारी क्लास में जो एक पेंटिंग को बढ़िया काम करे वही बता सका है ना। तो यही चीज़ है कि स्थिति के अनुसार इंसान है वो क्या बनता है, आपके सामने नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनता है। जैसे कि अगर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होगा तो ऐसा कोई खिलाड़ी होगा आप में जो क्या होगा, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसका आप अपना चुन लोगे। एक एकेडमिक्स में अगर आपको चुनना होगा तो जो पढ़ाई में अच्छा होता है उसको चुनना पड़ेगा आपको, और बाहर की कोई एक्टिविटी करानी है तो ऐसे व्यक्ति को जो सबसे अच्छे से मिलजुल जाता है उसको आप बनाते हो। तो यही है कि इंसान है वो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से भी नेतृत्व उसका चयन होता है। इस सिद्धांत में इस बात को पूर्ण तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है। युद्ध में एक अच्छा सेनापति शांति काल में एक अच्छा राजनेता ना हो, तो हो सकता है कि भाई युद्ध का टाइम में जो सेनापति था बड़े बड़े युद्ध जिता दिया, अब बात आई जब कोई लड़ाई नहीं हो रही तो को क्या काम है, वो अच्छो राजनेता हो बने न बने और कोई पद पर रखो तो वो उसका है कि बढ़िया नेतृत्व नहीं कर पाए। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ें।
सीखने की क्षमता को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। तो यह सिद्धांत ये मानता है कि नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं। तो भाई सिद्धांत ने हमें तो यही बताया कि जो नेतृत्व का गुण है ना, वह व्यक्ति में क्यों ही जन्मजात हुए, पैदा होने के साथ ही वह यही गुण इंसान के अंदर आ जाए। यह चीज़ क्या कर दी, इससे क्यों गो आपने जो सीखने की जो क्वालिटी थी कोई भी व्यक्ति के अंदर, बा कम कर दी। समझ में आ गई? क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई भी चाहे कितना भी इंसान टैलेंटेड हो, अगर वो चीज़ें नहीं सीखेगा, परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं बदलेगा, स्थिति परिस्थितियों के अनुसार, तो वो जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो सकता। तो यही है, जो सीखने की जो क्षमता थी उसको क्या कर दिया, इस गुण ने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया है। निष्कर्ष की बात करें, नेतृत्व का गुण सिद्धांत हमें ये बताता है कि नेताओं में कुछ खास गुण होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इन्होंने ये बताया कि भाई कोई भी व्यक्ति नेता बनता है तो उसके अंदर जन्मजातीय गुण होते हैं। ये बात सही है, लेकिन पूर्ण रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। आज का यह विचार यह है कि व्यक्ति जन्मजात गुणों, सीखने की क्षमता और सही परिस्थितियों के मेल से एक अच्छा नहीं बन सकता है। तो आज के समय अगर अपन नेता की बात करें तो उसके अंदर जन्मजात गुण तो होने चाहिए, साथ के साथ उसके अंदर क्या है, सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सीखने की क्षमता नहीं है तो वो अच्छा नेता कभी भी नहीं बन सकता है। नेता केवल पैदा ही नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें बनाया भी जा सकता है। उनको समय के साथ ट्रेन कर करके उनको एक अच्छा नेता बनाया भी जा सकता है। अब आपके सामने बात करें नेतृत्व के आपात कॉन्टीजेंसी जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेतृत्व का जो आपात सिद्धांत है, कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप, हमें क्या बताता है कि कोई भी एक खास नेतृत्व है वो शैली व हर स्थिति में प्रभावी नहीं होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर वो क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है अगर वो मतलब नेतृत्व करता है, तो हर व्यक्ति के अंदर जो नेतृत्व करने के गुण हैं वो हर समय के अनुसार सही नहीं हो सकते हैं। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। तो यह सिद्धांत सबसे प्रभावी नेता वही होता है जिसके अंदर वक्त के साथ उसके जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बदलती रहे, उसके गुण अलग अलग प्रकार के चाहिए होते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने बताया था आपको, स्पोर्ट्स के लिए एक अलग बच्चा आपका नेतृत्व करता है, पढ़ाई में एक अलग नेतृत्व कर रहा है, अदर एक्टिविटी में अदर नेतृत्व करता है। तो यही बताएगा कि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार जो नेतृत्व है करने वाला व्यक्ति है वो अलग अलग चाहिए होता है। और एक सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति नेता वही होता है जो अलग अलग परिस्थितियों में अपने अलग अलग गुण दिखाए और अलग अलग परिस्थितियों में आप क्या कर जाए, एडजस्ट कर जाए। जैसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाऊं, मान लो क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा क्योंकि बहुत अच्छे से आप एडजस्ट कर जाओगे। काफ़ी बार पिच कैसी होती है, काफ़ी बार पिच ऐसी होती है कि एकदम सपाटा पिच है, कैसे मारो, मतलब जितने मन में आ गए उतने रन मार दो। आईपीएल में मैचेज होते हैं ना, 250 रन बन जाते हैं, 270। तो उसमें क्या चाहिए, एकदम स्पोर्ट तगड़ी पारी खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए, है ना। एक पिच ऐसे आ गई जहाँ पे बिल्कुल धूल उड़ रही है, मतलब जहाँ पे स्पिनर की बॉल आएगी, टर्न होगी और आपको क्या करना पड़ेगा, स्पिनर को आराम से खेलना पड़ेगा। आप फास्ट रहें, पावर प्ले का यूज करो, मारो अच्छे से, लेकिन जब ऐसे स्पिनर आएंगे आपको इक्का दुक्का रन ही लेने होते हैं। एक पिच ऐसी आएगी जो स्टार्टिंग में थोड़ी गिल्ली रहती है और गेंद इधर इधर हिल रही होती है, उस समय आपको क्या चाहिए होता है, स्टार्टिंग में आपको डिफेंस करो और बाद में जाके रन बना लो। तो यही चीज़ होती है ना। अब क्या बना रखा है, अब एक कैप्टन है उसको तो एक ही चीज़ पता है, रन मारो बस, कैसे भी मारो। तो क्या हो गया, वो पहली वाली पिच आएगी जिसमें आप बहुत ही स्पोर्टक खेल सकते हो, उसमें तो सक्सेस हो गई। लेकिन फिर आपके सामने स्पिनर की पिच आ गई, आपके सामने फास्टर की पिच हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो अब क्या है कि उसके अंदर अलग अलग परिस्थितियों को लेकर अलग अलग गुण होने चाहिए, तभी तो वो सफल होगा ना। तो यही क्या बताता है, नेतृत्व के आपात सिद्धांत को बताता है। सिद्धांत के मुख्य पॉइंट क्या है, स्थिति का महत्व। तो इसमें क्या बताया है, यह सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि नेता की सफलता उसके गुणों या व्यवहार पे नहीं, उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। मतलब ये चीज़ क्या बताती है कि कोई भी नेता जीवन में कितना सफल होगा वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, उसके ना तो गुण पे निर्भर करती है और व्यवहार पर नहीं, बल्कि स्थिति पर निर्भर करती है। समझ, गुण और व्यवहार तो चाहिए कोई व्यक्ति का अच्छा ही अच्छा, उसके साथ साथ स्थिति भी क्या होनी चाहिए, उसके प्रभावी होनी चाहिए, उसके अनुकूल होनी चाहिए। अब एक बात सोचो, आपके सामने एक खिलाड़ी पुजारा है, पुजारा टेस्ट के खिलाड़ी था ना पुजारा, अब पुजारा को आप T20 में लाकर खड़े हो जाओ, कोई काम आया, और अभिषेक शर्मा को आप वहाँ पर लेके चले जाओ, क्या बोल सकते हो, टेस्ट में नहीं होगा ना सफल। तो यही फर्क है आपके सामने, मैं एग्जांपल से दे रहा हूँ। ऐसे जरूरी नहीं कि दोनों हो सकते हैं सक्सेस, लेकिन सक्सेस रेशियो कम होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि स्थिति परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं है, और जैसे दोनों को अपने अपने फॉर्मेट में डाला दोनों सफल हो जाएंगे। नेता और स्थिति में मेल, तो आप जो ये आपसी आपात सिद्धांत
के अनुसार एक नेता अपनी शैली की परिस्थिति के साथ मिलान होता है। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जो सख्त के रूप में काम करती हैं। भाई कोई आदमी, कुछ बच्चे, कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार एकदम खड़ा रहता है, मतलब एकदम त्वरित बात करेंगे आपके सामने, हिंसा आंदोलन हो गया, एकदम मतलब खड़ी बात करने पर विश्वास रखते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, एकदम अपनी शांतिपूर्ण अपनी बात कहते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। तो यही है, अगर हर इंसान के अंदर स्थिति के अनुसार गुण होना चाहिए। काफ़ी बार नरम लोगों की जरूरत पड़ती है, काफ़ी बार गर्म लोगों की जरूरत पड़ती है बात मनाने के लिए, है ना। स्थिति के अनुसार इंसान को काम करना पड़ता है। महत्व की बात करें, नेतृत्व लचीला होता है। यह हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही शैली का उपयोग करके हर जगह सफल नहीं हो सकता। तो ये सिद्धांत ने हमें क्या सिखाया है, इस सिद्धांत ने हमें यही सिखाया है कि एक व्यक्ति है ना, वो एक जैसी शैली को अपनाकर, मतलब एक जैसा कार्य कर कर कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। उसको अलग अलग प्रकार के नियम, कायदे और अपनाने पड़ेंगे। एक अच्छा नेता वह होता है जो अपनी शैली को ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है। तो एक अच्छा नेता कौन होगा, जो ज़रूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से खुद को बदलता रहता है। क्यों, वही सफल होगा। भाई अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गुण है आपके सामने। जैसे विराट कोहली है, टेस्ट में डिफेंस कर सकता है, वनडे में 1-2 रन ले सकता है, और जब T20 खेलता है तो 6 भी मार सकता है। तो इसीलिए तो सबसे ज़्यादा सफल था, क्योंकि उसके अंदर तीनों फॉर्मेट खेलने की कला थी। परिस्थितियां बदलती हैं। यह सिद्धांत हमें समझने में मदद करता है कि कोई संगठन हो गया, उसमें नेतृत्व की शैली को भी बदलना पड़ता है। मतलब एक नेता होता है ना, उसको अपनी शैलियाँ समय के हिसाब से बदलनी पड़ती हैं। कभी उसको कठोर रहना पड़ेगा, कभी उसको नरम रहना पड़ेगा, कभी उसको क्या क्या करना पड़ेगा, कभी उसको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, है ना। तो अलग अलग परिस्थितियाँ बदलेंगी और आपको परिस्थितियों के हिसाब से खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा। काफ़ी बार मुश्किल फैसले भी लेने पड़ेंगे आपके सामने। सही नेता का चुनाव, तो यह सिद्धांत किसी संगठन को समझाने में मदद करता है कि किस स्थिति के लिए किस प्रकार के नेता को चुनना चाहिए। तो यह सिद्धांत हमें क्या सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी और परिस्थितियों के अनुसार हमें क्या करना है, अपने नेता का चुनाव करना होता है। आप जरूरी नहीं कि एक नेता को रखो, अलग अलग प्रकार के नेता को रख सकते हो। आपात सिद्धांत हमें बताता है कि नेतृत्व कोई एक नियम नहीं है, बल्कि स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो ये जो हमें क्या बताता है, नेतृत्व कोई एक नियम, फिक्स नियम नहीं है कि आपने चार्ट बनाकर दे दिया कि भाई ये 4 गुण होना चाहिए कोई आदमी के अंदर, वो ही नेता बन सके। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, जैसी जैसी स्थितियों की जरूरत होगी नेता के गुण भी बदलते रहने चाहिए। और जिस नेता के अंदर जितने ज़्यादा गुण होंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रभावी नेता बन के उभर सकता है। जो अपनी टीम और काम की ज़रूरतों को समझता है और उसी के अनुसार अपनी शैली का उपयोग करता है, वही सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उसको जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया मैंने। अब अपन बात पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ, नेतृत्व के प्रकार और शैलियाँ। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। आधुनिक संगठनों में प्रेरणादायक और सेवक नेतृत्व की भूमिका क्या होती है। तो आज के समय जो आप आधुनिक संगठन देखते हो ना, उसमें एक प्रेरणादायक और सेवक का नेतृत्व की भूमिका क्या क्या होती है, आपको इसके बारे में देखना है। तो आज के समय में संगठन को सफल बनाने के लिए क्या कैसी कैसी आपको जो शैलियाँ होती हैं, वो पहले वाली शैलियाँ अलग हुआ करती थी, इस बार शैलियाँ जो आधुनिक समय में शैलियाँ बदल गई हैं। जैसे आज के समय प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग करने वाला। क्यों, आज के समय लोगों पर काम का दबाव ज़्यादा रहता है, तो लोगों को ज़्यादा प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया ना, आज के टाइम में प्रेशर ज़्यादा लोगों पर। अगला क्या है, सेवक और नेतृत्व करने वाले जो आधुनिक संगठनों में लोगों की ज़्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे जो लोगों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है नेतृत्व में, जो ज़्यादा काम कर सके और लोगों को मोटिवेट कर सके। जैसे कि तो समझे अपन, प्रेरणादायक नेतृत्व करने वाला, इंस्पायरिंग लीडरशिप कौन होती है। तो प्रेरणादायक नेता वही होता है जो अपनी टीम को जोश में भर दे। मतलब सबसे अच्छा नेता कौन माना जाएगा, सबसे अच्छी टीम कौन जीतेगी, जो आपको पता है कि हो सकता है अपन हार जाएं, लेकिन फिर भी क्या मोटिवेट कर दे कि अरे करके दिखाएंगे अपन, तुम देखना अपन जीतेंगे। समझ आ गया, मोटिवेट कर देना एकदम। तो इस प्रकार का व्यक्ति चाहिए आपको, जो आपको क्या करते एकदम जोश में भर दे कि कर इस बार अपन करके दिखाएंगे, है ना, बदलना ही, अब तक नहीं हुआ इस बार होगा ये चीज़ें। तो इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। वह सिर्फ काम करने को नहीं कहे, बल्कि ये बताता हो कि ये काम क्यों करना चाहिए। अं को नहीं कि सारा दिन ज्ञान देता रहे कि भाई जो काम क्यों करना चाहिए, वो बतावे कि काम करना ये जरूरी है। क्यों बताए कि आज तक मान लो कोई टीम है, आज तक कौन जीती कोई ग्राउंड पे, तो उन्हें कहे कि आज तक यो काम करो ना, अफा करके दिखाऊंगा, अफा उन पहला खिलाड़ी में बनाऊंगा जो यो करके दिखाएगा। समझ में आ गई। तो यह बात सुनता ही आदमी में एकदम जोश आ जाए कि पहलो आदमी अफा बनाऊंगा, आज तक कौन बना, अब बन के दिखाऊंगा।
तो इससे क्या आदमी एकदम इंस्पायर हो जाए चीज़ से। और इससे क्या और यह काम क्यों ज़रूरी है, इससे क्या बड़ा बदलाव आएगा, इस प्रकार वो चीज़ें करेगा। समझ में? तो इससे क्या लोग इंस्पायर होते हैं और इंस्पायर होने से लोग ज़्यादा अच्छे से कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जो एक बात बताई उसमें दिया गया है कि भाई एक जो मोबाइल कंपनी को उसका निर्माता उसको क्या लक्ष्य दिया गया है कि हमें कि सिर्फ मोबाइल ही नहीं बनाना बल्कि ऐसा मोबाइल बनाएंगे कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, है ना। तो देखो एक तो लोग आपको पढ़ के ये बात सुन के अच्छा लगा, दूसरी बात क्या है, जो टेक कंपनी में काम करते हैं ना उन लोगों को ऐसी बातें सुनने में मज़ा आता है कि भाई मैं कोई प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद कर रहा हूँ, है ना। तो उसे अच्छा लगता है और वो अच्छा काम करता है। दूसरी बात क्या है, अगर वो इस प्रकार का मोबाइल बनाएंगे तो लोगों की समस्याएं सोल्व होंगी और समस्याएं सोल्व होंगी तो मोबाइल भी ज़्यादा बिकेगा आपके सामने। तो ये क्या करता है, वह टीम की भावना पैदा करता है जिससे लोग दिल से काम करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार की अगर आप बातें बोलोगे तो लोगों के अंदर क्या भावना पैदा होगी, लोग मोटिवेट होंगे और लोग काम भी अच्छे से करेंगे। सेवक और नेतृत्व है। सेवक नेता वह होता है जो अपने लोगों की सेवा करता है और उसका मुख्य काम अपनी टीम की ज़रूरतों को समझना और उनकी मदद करना है। तो सेवक नेतृत्व कौन होता है, सेवक नेता वो होता है जो अपने लोगों की सेवा करता है। मतलब सेवक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वही होगा जो अपने लोग हैं ना उनके जो आसपास उनकी सेवा करेगा, है ना। हर व्यक्ति उसकी सेवा करने का कार्य करेगा। उसका काम अपनी टीम की ज़रूरतों को समझना और उसका काम क्या है, वो अपनी टीम है ना जो उसकी टीम है उसकी ज़रूरतों को समझेगा कि भाई उसकी टीम की ज़रूरत क्या है। काफ़ी बार क्या होता है टीम में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके पास गए, उसकी प्रॉब्लमों को समझा और आपने कहा चलो कोई बात नहीं काम तो होता रहेगा, 2 दिन की छुट्टी ले लो तुम, है ना, अपनी फैमिली का ध्यान रखो फिर तुम जाओ। अब देखो उस व्यक्ति को कितना अच्छा लगेगा ये बात सुनकर। तो यही है, तो वो कह देगा कि भाई इसकी जगह काम मैं किसी और से करा लूँगा या फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर लूँगा। तो इस प्रकार की अगर आप कोई व्यक्ति को बात करते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अब क्या होगा, जब भी अपने खुद तो खुश हो गई, अपने साथ के 2 व्यक्तियों को बताया कि भाई जी आप बॉस है तो बढ़िया आदमी, है ना। तो जब आपकी टीम क्या जो टीम है ना आपकी वो अच्छी होगी तो आप बहुत बेहतर काम कर सकते हो। तो ये उदाहरण के साथ मैंने आपको समझा दिया है, आप ये उदाहरण दे सकते हो। आधुनिक संगठनों की भूमिका। तो आधुनिक संगठनों में क्या क्या भूमिका होती है, प्रेरणादायक नेतृत्व होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। पहला होता है नवाचार को बढ़ाना। ये क्या करती है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई कोई कंपटीशन आ गया, नया कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कंपनी भाई कोई नया कंपनी आ गई आपके सामने आपकी कंपनी को टक्कर देने के लिए, तो क्या हो जाएंगे लोग भी क्या हो जाएंगे, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको भी ऐसे लगता है क्या पता हमारी नौकरी नहीं चली जाए, इस प्रकार की चीज़ें होने लग जाए। तो इस शैली से क्या होते हैं, जब आप लोगों को मोटिवेट करके रखते हो आप, है ना, आपको कि कोई बात नहीं है आने 2 कंपनियां बहुत आई बहुत चली गई, आप क्या करेंगे, अपन को पता है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है और अगर जो कमियां होंगी वो हम उनको बेहतर करके और बेस्ट देंगे। समझ में आ गया ना, कंपटीशन आया तो अच्छी बात है कि हम अपना प्रोडक्ट को और बेहतर करते चले जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कंपनी का हर व्यक्ति वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर नई सोच आएगी, वो सोचेगा कि अपन कैसे बढ़िया प्रोडक्ट बने, है ना, और क्या होगा कंपनी भी बेहतर होती चली जाएगी। अगला क्या, आत्मविश्वास बढ़ाना। तो नेता का जुनून और विश्वास टीम के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो जो नेता होते हैं उस टीम के अंदर उनका अगर जुनून हो गया, अगर वो मोटिवेटेड है, वो कोई काम करने के लिए अगर मोटिवेटेड हैं तो क्या होगा, टीम का विश्वास भी बढ़ता है और टीम खुद ही मोटिवेटेड रहती है। अब थे एक बात सोचो, कोई भी बिजनेस है ना, कोई दुकान मान लो था किराना की दुकान मान लो, किराना की दुकान भाई दुकान खोलनी हो, खुद 11 बजे आ रहे हो तो ग्राहक की दुकान पर चल लगी। अरे एक सोचो सुबह आयो 7 बजे यहाँ खोल ली, एकदम साफ सफाई करी, हर चीज़ व्यवस्था में, रात में 10 बजे तक ले रहे हैं, सारा ग्राहक बढ़िया सा बात कर रहे हैं, खुद एकदम कोई भी आदमी आओगो एकदम बढ़िया सा बात करो तो क्या होगो भाई, उकन ज़्यादा लोग आएगा, उकन जो हेल्पर काम करोगे वो भी एकदम मजबूतियों काम करोगे, है ना। ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे समझ लो कि मिस्त्री होता ना, मिस्त्री घर बनाते हैं उसके सामने, अगर मिस्त्री एकदम मजबूत होगा हेल्पर आप ही तेजी काम करेगा। अब मिस्त्री है यार को ढड़को चाल तो रहे कि ईट ठाली, ईट है यार लाग रही है कि ओहो उड़ के आ रही है धरी जा रही है, फिर दूसरी ठाओ यह सोचो वो कहे मैं तो 10 एक दिन की मजदूरी और बना लियो गया, तो क्या होगो ना, तो हेल्पर काम करेंगे और थोड़े दिन मजदूरी करोगे। यही होता ना, खुद जो आपको नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है उसको खुद को क्या होना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है, तभी लोग क्या हो सकते हैं आपसे इंस्पायर होंगे। उच्च प्रदर्शन, जब लोग काम से जुड़े होते हैं तो वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, और जब लोग क्या करते हैं, जब एक दूसरे से काम को लेकर, है ना, एक दूसरे से काम से लेकर, और जब वो काम का रिश्ता एकदम पारिवारिक हो जाए, एकदम सबको अच्छे से इंस्पायर हो एक दूसरे को देखकर, तो वो क्या होता है, आपका टीम का काम भी बहुत बेहतर हो जाता है। समझ में आ गया ना आपको, जैसे
टीम में 3 बॉलर हैं और 3 बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो क्या होगा, कभी कभार एक दूसरे की 19-20 भी हो जाती है बॉलिंग, तो दोनों एक दूसरे को क्या होगा, मान लो 2 और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उसको देख लगेगा कि ये किस टप्पे पे डाल रहे हैं, मैं 20 टप्पे पे बॉल डालूंगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो काम हो जाता है एक दूसरे को देखकर वो और बेहतर होता चला जाता है। सेवक नेतृत्व है कर्मचारियों का विकास। यह शैली कर्मचारियों को सिखाने और विकास में बढ़ने का मौका देती है। तो सेवक क्या करती है, ये सेवक कौन होता है भाई, आपका एक बात सोचो, आपका जो बॉस है ना, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, सबसे पहले आपका जो सीईओ है, आपका बॉस है, उसने सीखी वो, और फिर सबको क्या क्या इंस्पायर किया कि तुम भी सीखो। तो इससे क्या हो गया, सारे लोग मोटिवेट हो गए कि भाई अपना बॉस ही सीख रहा था, हम भी सीखनी चाहिए। नैतिकता और विश्वास। जब नेता अपने कर्मचारियों की परवाह करता है तो संगठन में विश्वास और नैतिकता का माहौल बनता है। तो क्या है, जब जो टीम है उसका अंदर अगर जो नेता है, जो मुख्य कर्मचारी है, जो बॉस हो गो, सीईओ हो, छात्र नेता, कोई भी, अगर वो खुद कर्मचारियों को ध्यान रखा है, जो अपना आसपास का लोग उनको ध्यान रखा है, तो क्या होगा, संगठन में विश्वास और नैतिकता फैलाए। तो मैं बताई थी ना, वो थार बॉस गए और वो समझाए कि भाई घर में क्या बात होगी, तो थे उन बताई, वो थारी समस्या समझी और क्या कहो, छुट्टी दे दी, अगर कोई 2 रुपये की ज़्यादा जरूरत पड़ी तो बोनस दे दियो। इस प्रकार से क्या हुआ, उनके अब वो कर्मचारी हमेशा आपकी बढ़ाई करेगा, वो हमेशा आपको ये याद रखेगा कि उस व्यक्ति ने अपना मुश्किल समय में साथ दिया था, अब मेरी बारी है, मैं अब जैसे काम करूंगा बहुत अच्छे से काम करूंगा। कर्मचारी संतुष्टि। कर्मचारी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी परवाह की जाती है। तो कोई भी टीम में कर्मचारी क्यों खुश होगो, जब उन्हें लागोगो कि उनकी परवाह की जा रही है। तो हर कर्मचारी तभी खुश रह सकता है, तभी संतुष्ट रहेगा जब उन्हें लगता है कि उनकी परवाह की जा रही है, उनकी कदर है इस कंपनी में, वो कंपनी खुद चाहती है कि कर्मचारी रहें और उनके साथ जुड़े रहें, एकदम पारिवारिक रिश्ता होगा। तो इसी तरीके से लोग अच्छे से कार्य करते हैं। निष्कर्ष की बात करें, आधुनिक संगठनों में नियमों का पालन करना ही काफ़ी नहीं है। मतलब अगर आज के समय अगर आप संगठनों की बात करें तो कोई भी संस्था हो गई भाई, कंपटीशन आज के समय हर संस्था में ज़्यादा है, तो सभी लोगों को क्या है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना होता है, सभी लोगों को आगे बढ़ना होता है। तो इस बार क्या होता है, काफ़ी बार माहौल नेगेटिव हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपको सिर्फ नियमों का पालन ही नहीं करना होता है, लोगों में प्रेरणा बढ़नी होती है, लोगों में जोश बढ़ना होता है, और वो क्या करता है, उनको सभी लोगों को एक साथ लाता है। जबकि सेवक नेतृत्व उन्हें सहारा देता है और उनका विकास करता है। तो सेवा नेतृत्व क्या कार्य होता है, वो उनको मोटिवेट करेगा और उनको विकास करने में सफल होता है। एक सफल संगठन वही होता है जो दोनों की शैलियों के साथ कार्य करता है। तो एक संगठन जब भी सफल होगा जब वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर कार्य करता है। तो यह आपके सामने जो एक आधुनिक संगठन में जो प्रेरणादायक नेतृत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगले वाला प्रश्न क्या है, प्रभावी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धि, बुद्धिमत्ता और विश्वास। तो एक प्रभावी नेता होता ना, उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो बुद्धि है वो भी मजबूत होनी चाहिए। समझ में आ गया ना। तो बुद्धि कौन सी है आपके सामने, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मतलब दूसरे लोगों की भावना है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो जो आपको पता है भाई, कोई भी घर में सबसे ज़्यादा कि आदमी चाहे तो दूसरा की बात जल्दी से मान ले, दूसरा की फीलिंग जल्दी से समझ ले, समझ में, उसी व्यक्ति की सभी लोग कदर करते हैं ना। तो यही बात है कि जो लोग भावनाओं की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मानते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, इससे क्या होता है, यही संगठनों के लिए वही लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपको पता है कोई एक टीम का कप्तान है, वो सिर्फ खेल के नियमों को ही नहीं जानता है, जो सिर्फ खेल के नियमों को जानता वही बेहतर कप्तान नहीं बन सकता है, बल्कि वो बेहतर कप्तान बनेगा जो क्या करेगा, अपने खिलाड़ियों की मन की बात को भी समझता है और उनके विश्वास जीतने पर भी विश्वास रखता है। समझ में आ गया ना। तो सबसे बेहतर कप्तान वही हो सकता वो बनेगा जो क्या क्या कर सकता है, नियमों को भी जानता है और लोगों खिलाड़ियों की मन की बात भी जानता है। जैसे कि एक और खिलाड़ी आपकी टीम में जिसके काफ़ी दिनों से मैच अच्छे नहीं जा रहे हैं, है ना, तो उसको क्या किया, उसको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, अगर अच्छे मैचेस जा रहे हैं ना, नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, तू पहले भी तूने इतना अच्छा परफॉर्म किया ना, आज नहीं तो कल 1-2 दिन बुरे जाएंगे तो अच्छा कर लेगा। बस अपनी लाइन लेंथ को अच्छा रखना, टप्पे को अच्छे रखना, है ना। मुश्किल परिस्थितियाँ सबके सामने आती हैं। कोई खिलाड़ी अच्छा जा रहा है तो उसको मोटिवेट करेगा, अच्छा कर रहा है और बेहतर करते रहे और अपने जो कोई गलतियां उस पर ध्यान देता रहे। तो इस प्रकार से लोगों को, सभी लोगों को मिलजुल के रखना। काफ़ी लोग क्या कर देते हैं, जो कोई बढ़िया कर रहा है उसको ज़्यादा प्राइज ज़्यादा बढ़ाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, दूसरे लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे उतना क्रेडिट नहीं मिला, है ना। तो इस प्रकार से आपको हर चीज़ों को संतुलित रूप से रखना होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और सही तरीके से संभालना।
तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का यही मतलब होता है कि आप क्या करते हो, अपनी भावनाओं को समझते हो और जो दूसरा व्यक्ति है उसकी भावनाओं को भी आप समझते हो। क्या होगा, टीम को समझाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, टीम को समझाना। एक नेता को यह पता होता है कि उसकी टीम का कोई सदस्य परेशान है या खुश है या नहीं है। तो कोई भी खिलाड़ी है, अगर उसके वो यह पता है कि उसकी टीम में अगर कोई खिलाड़ी है वो खुश है या नहीं है, कोई सदस्य है परेशान है या नहीं है, तो वो क्या करता है, उसकी भावनाओं को समझेगा, उसको थोड़ा मोटिवेट करेगा, उसको समझाएगा, बुझाएगा। तो उससे क्या होता है, आपके सामने वो व्यक्ति है, आज नहीं तो कल उस परिस्थिति से बाहर आता है, और जब परिस्थिति से बाहर आएगा तो वो हमेशा आपको याद रखेगा, एक कुशल नेतृत्वकारी आप सिद्ध होगे। जैसे मैंने समझाया था ना आपके सामने, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कंपनी वाला उदाहरण समझा दिया, टीम में ले लो, टीम में कोई खिलाड़ी का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, अच्छा खिलाड़ी है लेकिन काफ़ी दिनों से बुरा परफॉर्मेंस आ रही है, तो आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पर विश्वास रखता हूँ, 5 मैच बुरे चले जाएंगे, 10 बुरे चले जाएंगे, लेकिन तू बस अच्छा करता रह अपनी तरफ से, मैं तुझे खिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी होगी, टीम चाहे हारे या जीते। तो उसको कितना आत्मविश्वास मिलेगा, फिर वो फ्रीडम से अपना काम करता है और एक ना एक दिन उसका क्या हो जाता है, कार्य है वो भी सुधर जाता है। खुद को संभालना क्या होता है, जब काफ़ी बार क्या होती है, आपकी टीम का मुश्किल समय भी होता है, आपकी संस्था होगी उसका मुश्किल समय होगा, काफ़ी बार आपकी टीम हार सकती है, लगातार हार सकती है। समझ में आ गया आपको, काफ़ी बार आपकी टीम के अच्छे प्लेयर भी बढ़िया नहीं कर पाते हैं, तो क्या आएगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप बेहतर कर रहे होंगे लेकिन टीम अच्छा नहीं करेगी तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, काफ़ी बार आपको खुद पर नियंत्रण करना है, शांत रहना और अपनी भावना पर नियंत्रण करना है। और क्या करना है, बहुत आराम से सबको बैठाकर समझाना है। काफ़ी बार कोई खिलाड़ी है, उसके अगर टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको समझाओ बैठाकर, कोई बात नहीं है, अपनी टेक्निक पर ध्यान दे, है ना, गुस्सा तो आएगा आपको लेकिन उसको समझाना है। काफ़ी बार आप किसी व्यक्ति को गलत बोल भी देते हो, गुस्से में निकल जाए, तो उसको बाहर जाके माफ़ी मांग लो कि भाई मेरा भावना है, तेरी भावनाओं को हाथ करना मेरी कोई वो नहीं था, बल्कि मुझे स्थिति के अनुसार वो चीज़ें गलती से निकल गई, मैं ध्यान रखूंगा, तो भी अपनी परफॉर्मेंस को सुधार। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एकदम शांत रहना होता है और कभी गुस्सा नहीं करना होता है। रिश्ते मजबूत करना, जब नेता अपनी टीम के लोगों की भावनाओं को सम्मान करता है तो उसके बीच में क्या होता है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। तो जब जो नेता होता है वो अपनी टीम में सभी खिलाड़ियों की क्या करता है, भावनाओं को समझता है, सबको प्यार से रखता है, सबकी फीलिंग को समझता है ना, खुद भी मेहनत करता है और अपनी टीम को भी आगे लेके जाता है ना, सबको बराबर रूप से क्रेडिट भी मिलता है। तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो टीम है उसमें अच्छी बॉन्डिंग होती है और वो टीम है क्या करती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये तो थी भावनाओं को समझने वाली बात। अब बात करेंगे विश्वास वाली बात। विश्वास का मतलब है कोई टीम आप पर कितना भरोसा करती है और मानती है कि आप कितने ईमानदार हो। तो वफादारी और समर्पण, जब टीम, आपको पता है भाई, कोई भी व्यक्ति पर अगर आपको विश्वास होता है, समझ में, अब आपका गांव आपको पता है, आप हर नेता होगा ना, उसके 5-10 आदमी उसके हमेशा पीछे चलते रहेंगे, वो क्या करेंगे, नेता पर कोई समस्या आएगी सबसे पहले वो आगे खड़े हो जाएंगे, है ना, क्योंकि पता है कोई केस वगैरह ले जाएंगे तो अपने नेता सल्ट रहेगा। ये प्रकार होता ना, तो यही है, क्योंकि वो वफादार होते हैं। जो कोई भी आदमी है ना, उसको आप पर विश्वास होगा तभी वो आपके लिए क्या रहेगा, वफादार रहेगा और आपके प्रति हमेशा समर्पित रहेगा। खुलकर बात करना, जब टीम पर विश्वास होता है, भाई आप एक बात सोचिए, कोई भी इंसान है उसको क्या होगा, उसको अगर आप पर विश्वास होगा कि अगर आप उसकी मदद करोगे, आप उसको मुश्किल परिस्थितियों में सहारा दोगे, तो क्या होगा, कोई भी उसके जीवन में समस्याएं आएंगी तो वो क्या करेगा, आपके साथ विचार बांटेगा। अगर विचार आपको बताएगा, सुख दुख की बातें बताएगा आपको, तो क्या होगा, आप हो सकता है उन प्रॉब्लम को सोल्व कर दो, है ना। आप समझ जाओ कि हो सकता है कोई खिलाड़ी की समस्या चल रही है, फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं चल रही है, तो उसने आपको बताया कि मैं इस वजह से बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपने उसको 1-2 दिन का रेस्ट दे दिया, है ना, कहा कि कोई बात नहीं है, रिकवरी करके आओ, मैं तुम्हें खिला लूँगा। तो यही है, खुलकर बात करेगा तो क्या होगी, समस्या का समाधान हो सकता है। प्रेरणा और सम्मान, जब लोगों पर आपको विश्वास होता है तब वो क्या करते हैं, आपको, जो लोग ईमानदार होते हैं, वादों को पूरा करते हैं, लोग उन पर विश्वास भी करते हैं, है ना, लोग उनसे मोटिवेट भी होते हैं। जैसे नेताजी को आपने कहा कि भाई सड़क का काम करवाना है और उन्होंने करवा दिया आपका, तो आपको क्या, उस पर, उन लोगों पर आपको विश्वास होगा और अगली बार वोट मांगने के लिए आएंगे तब आपको क्या होगा, आप सीधा बटन दबाओगे उनके नाम पर, समझ, साथ साथ मोटिवेट भी होते हो आप उन सब लोगों से। तो यही फर्क होता है, जो लोग ईमानदार होते हैं और अपने वादों को निभाते हैं, उनके लिए क्या होता रहती है, आपके मन में हमेशा प्रेरणा और सम्मान रहता है। निष्कर्ष की बात करें, एक प्रभावी नेता को भावनात्मक बुद्धिमत्ता और विश्वास दोनों की जरूरत होती है। तो एक अच्छा नेता होता ना, उसके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए, मतलब अच्छा इंटेलिजेंस होना चाहिए,
समझ में आ गया ना। वो बुद्धि, उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी होनी चाहिए, और टीम का हर खिलाड़ी है उसका उस पर विश्वास भी होना चाहिए, और उसका भी लोगों पर विश्वास होना चाहिए, तभी तो आप बेहतर काम करवा सकते हो कोई व्यक्ति से। भावनात्मक बुद्धिमत्ता उसे अपनी टीम के दिल और दिमाग से जुड़ने पर मदद करती है। तो भावनात्मक रूप से अगर कोई बुद्धिमत्ता आपके अंदर, तो वो क्या करेगी, आपको आपकी टीम जो उसकी टीम है उसको दिल और दिमाग से जोड़ने में मदद करती है। मतलब उस क्या कर सकते हो आप अपनी टीम से बहुत आराम से जुड़ सकते हो, उसकी लोगों की फीलिंग समझ सकते हो, है ना। जबकि विश्वास उसे ऐसा आधार देता है जिससे टीम बन सकती है, और जो विश्वास होता है ना वो आधार देगा कि टीम बन कैसे सकती है, अच्छी टीम कैसे बन सकती है ना। अच्छी टीम का निर्माण कब होता है, जब बॉस का कर्मचारियों पर विश्वास हो, कर्मचारियों का बॉस पर विश्वास हो, तो क्या होगा, टीम अच्छी अपने आप ही बन जाती है। यह दोनों गुण मिलकर एक नेता को केवल बॉस से ऊपर उठाकर एक सच्चा मार्गदर्शक बना देते हैं। तो यह क्या होगा, लोग उसके अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, ना कि नेता समझते हैं उसे। तो यही फर्क हो गया आपके सामने। यूनिट नंबर 3 है, उसको भी मैंने कंप्लीट रिवाइज करा दिया। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ, व्यक्तित्व और नेतृत्व। तो व्यक्तित्व और नेतृत्व से संबंधित आपके सामने अगला प्रश्न देखेंगे। क्या व्यक्तित्व के उदाहरण और परिभाषा से संबंधित होते हैं। हाँ, 4 नंबर यूनिट है, उसका प्रश्न है व्यक्तित्व के निर्धारण तत्वों को उदाहरण सही। तो अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व की निर्धारण करने वाले व्यक्ति। तो आपको पता है आपके पास ना आपकी कक्षा में कुल 20 बच्चे हैं, और हर 20 बच्चों का अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व है। कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, एकदम शरीफ टाइप का बच्चा है। कुछ बच्चे हैं पढ़ाई में अच्छे होशियार हैं, कुछ माती भी उतनी अच्छे कर लेते हैं, बदमाशी भी उतनी अच्छी कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो आपके सामने ना तो बदमाशी कर पा रहे हैं ना पढ़ाई कर पा रहे हैं अच्छे से। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, स्पोर्ट्स में भी इंटेलिजेंट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम शांत स्वभाव के हैं, उन्हें कुछ भी कह दो वो कुछ नहीं कहते हैं, सामने बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो यही जो अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है उसको उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, अपन इस बारे में समझेंगे। वो व्यक्तित्व को निर्माण करने वाले प्रमुख निर्धारित तत्व है, कौन से तत्व होते हैं जिनसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उनको अपन समझेंगे। व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है, व्यक्तित्व की क्या परिभाषा होती है। एक व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, क्या महसूस करता है, और किस प्रकार का व्यवहार करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है ना, वो किस प्रकार की अपनी उसकी थिंकिंग कैसी है, समझ में आ गया, उसका लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है ना। कि जैसे कि कोई इंसान है, उसको आपने थोड़ा सा डांट दिया तो उसने कैसा महसूस किया, उसको तुरंत गुस्सा आ गया, उसको मेरे को कैसे कहा। कोई बच्चा होगा जैसे सोचे अरे कोई नहीं चलो कह दिया तो कह दिया, समझ, दोनों ने सोचने का फर्क हो गया ना, इस वजह से उसका व्यक्तित्व बना। महसूस भी उसने अलग अलग किया, दोनों ने अपने अलग अलग प्रकार से, एक ने इग्नोर कर दिया और एक ने दिल पर ले ली, तो महसूस करने के तरीके से उसका व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। दूसरा व्यवहार, अब क्या हुआ, उसको गुस्सा आया तो एक व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति आप सामने बोल के आपने मुझे ऐसे क्यों कहा, ऐसे कहेगा। दूसरे वाला कहेगा कि भाई मेरी गलती क्या थी बात में, समझ आ गया। दोनों का व्यवहार में अंतर देखने को मिला ना आपको दोनों की बातों में। तो इससे क्या हुआ, यही उस इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण के बारे में बताना। तो पहला वाला व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आ गया, गुस्सेल व्यक्ति में आ गया, दूसरे वाला शांत व्यक्तित्व में आ गया। फर्क समझ में आ गया ना आपको। तो कोई भी व्यक्ति है कैसे सोचता है, कैसा महसूस कर रहा है, उसका किस प्रकार का व्यवहार है, वही उसको क्या बनाता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह किसी भी इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। तो यही जो क्वालिटी है वो कोई भी इंसान को दूसरों से अलग बनाती हैं। व्यक्तित्व कई चीज़ों से मिलकर बनता है जिसे हम निर्धारक तत्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व होता है ना, वो एक तत्व से मिलकर नहीं बने होते हैं, अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, निर्धारक तत्व के नाम से जाना जाता है। भाई एक क्वालिटी को नहीं, वो आदमी बड़ी क्वालिटी से मिल के बने हैं, समझना। आज मेरे पाठ जो थारे अंदर जो गुणी क्यों आए हैं, है ना, अच्छे गुण या बुरे गुण क्यों आए हैं। तो पहला आपका गुण है वो किससे मिलता है आपको, व्यक्तित्व का जैविक या अनुवांशिक कारक। तो कोई भी आदमी का थाने पे रहे, माता पिता पहली कड़ी हुए आया कौन खींचे, भाई जी वो तो आपका दादा पे गयो है, वो भी अं लड़ाई करे कर, तो वो भी अं लड़ाई करे, समझ में आ गई। तो ये बात को क्या थो, वो आपका दादा पे गए को मतलब उसका जैविक गुण है, अनुवांशिक गुण है। माता पिता से, दादा से माता पिता में गए, और पिता में गए, और पिता से आपके अंदर आ गए, है ना। तो ये किस प्रकार के गुण होते हैं, जो हमें अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें हमारा जो स्वभाव हो गया, रंग हो गया, ये जन्म के साथ हमारे गुण हमें मिलते हैं।
मतलब इम थारी कोई भी गलती को नहीं ए थारा माता पिता के द्वारा थाने प्रदान करे गई। कोई गुस्सेल जन का माता पिता है तो वो गुस्सेल ही शांत ही होशियार हैं क्योंकि भाई डॉक्टर को बेटो है भाई होशियार तो आप ही होना है, क्यों उसके पिताजी भी इंटेलिजेंट थे वो भी इंटेलिजेंट है। समझ में आ गया आपको? मैंने उदाहरण भी दे दिया दादा वाला आपके सामने, उससे समझ लेना। पारिवारिक कार्य, पारिवारिक कार्य क्या होते हैं आपके सामने? फैमिली फैक्टर। तो देखो अब एक बात सोचो, एक बच्चा है ना, वो क्या हुआ, एक बच्चा किसान का लड़का है, एक बच्चा आपके सामने कैसा है, डॉक्टर का बच्चा है ना, दोनों को एमबीबीएस करनी है आपके सामने। तो अब किसान का बच्चा है, दोनों एमबीबीएस बनेंगे, लेकिन फ़र्क समझना आप, किसान का बच्चा जब एमबीबीएस करने जाएगा ना तो उसको नीट क्लियर कर लिया, समझ लो दोनों इंटेलिजेंट थे, नीट करने के एम्स में चले गए। जैसे ही एम्स के अंदर गए, जो आपके सामने किसान का बच्चा, उसको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी ना, उससे पता है भाई ये चीज़, ये मेडिसिन कहाँ पर यूज़ होती है, तो आपके यहाँ पर चीज़ जरूरत होती है। और जो मेडिकल का बच्चा है जिसका पिताजी डॉक्टर हैं, उसको हर चीज़ें, लगभग चीज़ें पहले से पता होंगी कि कौन सी टैबलेट कहाँ पर यूज़ करनी होती है, ये केमिकल वहाँ यूज़ होता है, कोई भी पेशेंट आएगा उसको इस प्रकार से डील करना होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिताजी को बचपन से यही चीज़ें करते हुए देखा है। और बैठे मान लिया कोई किसान को बेटो है किसानी करना चल को, तो वो तो तुरंत समझ जाओ कि भाई जी पत्ता पीला वाला गए तो कौन सी खाद देनी है। और अब डॉक्टर का बेटा ले उठे जो कहते खेती में गए नहीं, वो है वो पत्ता पीला तो हो रहे हैं लेकिन करियो के जाओ। समझ में आ गया ना आपको? तो परिवार में आपका किस प्रकार का माहौल है, उसी प्रकार से क्या होता है आपके सामने बच्चे में आपके माता पिता अनुशासित हैं, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा जोर देते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही निर्माण होता है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। हम जिस समाज और संस्कृति में रहते हैं हमारा व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता है ना। जैसे अपन समाज में रहेंगे, अब एक बात समझो, आप अमेरिका में रहते हो है ना, खुले वाले विचार आप में, आपका पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, रहने सहने का तरीका, बोलने का तरीका, आधुनिकता, सोचने का तरीका आपका अलग मिलेगा ना आपको। आप भारत में रहते हो, हमारे लोग क्या रहते हैं भाई, एक साथ सामूहिक परिवार में रहने पर भरोसा करते हैं। हम पहले माता पिता बच्चों को पालते हैं और फिर जब उनकी उम्र होती है तो बच्चे माता पिता का ध्यान रखते हैं। अपने तो यही परंपरा चलती है। अमेरिका में क्या होगा भाई, बच्चे थोड़े से बड़े, उनको घर से क्या कर दिया जाता है भाई, वो अपना स्थिति को संभालते हैं, और माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो भी उनका ध्यान नहीं रखते। समझ में आ गया ना? अलग अलग प्रकार की संस्कृति, अपने लोग काम करते हैं तो एक दूसरे से परिवार की तरह जुड़ते हैं, वहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है, ऑफिस में काम किया बात खत्म हो गई। तो यही फर्क है दोनों कल्चर में। तो यही है कि हम किस प्रकार की समाज में पैदा होते हैं, किस संस्कृति में पैदा होते हैं, कैसी हमारी बोली है, कैसी हमारी धर्म है, कैसी हमारी शिक्षा है, यही क्या करती है, हमें सोचने पर और हमारे व्यवहार को निर्धारण करने पर क्या करती है, प्रभावित करती है। समझ, शिक्षा भी करती है भाई। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी सोच आपको बहुत अलग मिलेगी, है ना। एक बिजनेसमैन घर में बच्चा पैदा हुआ, एक नॉर्मल घर में बच्चा पैदा हुआ, दोनों की सोच में देखना कितना अंतर मिलेगा आपको। अगला क्या है, स्थिति जन्य कारक। स्थिति जन्य कारक क्या होते हैं, कभी कभी कुछ खास परिस्थितियां हमारे व्यवहार को बदलती हैं। तो काफ़ी बार आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इंसान के जो सोचने का तरीका है वही बदल जाता है। समझा? तो एक बात समझो, कोई एक बच्चा था, उसके बचपन में पिताजी खत्म हो गए, तो क्या होगा, छोटे बचपन में क्या घर की परिस्थितियों को समझने लग जाएगा, पैसे को किस तरीके से बचाना चाहिए, घर की कैसे आपको देखभाल करनी है, समझ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार की विकट परिस्थितियां हुई, तब वो चीज़ों को जल्दी सीख गया, है ना। तो काफ़ी बार इंसान परिस्थितियों के अनुसार भी अपना व्यवहार बदल देता है कि चाहे व्यवहार वैसा रहे या ना रहे। तो ये आपके सामने 4 पॉइंट मुख्यतः होते हैं। पहला होता है अनुवांशिक गुण, माता पिता से आप सीखते हो चीज़ों को, आपके परिवार का माहौल किस प्रकार से उससे आपका व्यवहार बनता है, समाज और संस्कृति के हिसाब से भी आपका जो आपका व्यवहार है वो निर्मित होता है। अगला क्या है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार भी इंसान का व्यवहार का निर्माण होता है। संगठन में आत्म मूल्यांकन करना, नियंत्रण और स्थान और आत्म सम्मान का प्रभाव। अगले वाला पॉइंट क्या है, जो 2 नंबर प्रश्न नहीं करेंगे अपन, 3 नंबर देखेंगे, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक व्यापारिक नेताओं के संदर्भ में और व्यक्तित्व में संगठनात्मक संदर्भ में नियमन। तो आज के समय के जो नेता होते हैं, जो आपके नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके व्यक्तित्व में और उनके जो संगठन के संदर्भ में उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताना है। मतलब आधुनिक समय का नेता है ना, वह पुराना समय का नेताओं कई अलग ही आभरण या चीज़ बतानी है।
तो आधुनिक समय में कोई भी जो संगठन हो वो ही संगठन सफल होगो जिको कौन सो जिसके अंदर कया प्रकार कौन से प्रकार का उत्पाद सेवा है वह बढ़िया है या नहीं। देखो आजकल कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चले, देखो मैं सीधी बात बताऊँ, थे बाजार में जाओगे दो प्रकार की दुकान है। एक प्रकार की दुकान है जो ठीक है सामान तो बढ़िया मिल रही है लेकिन क्या थोड़ी मतलब तड़क भड़क कम है ना, बढ़िया एकदम बढ़िया कौन लाग रहा है आखिर देखे। दूसरा है सामान 19-20 है लेकिन यहाँ की मार्केटिंग इतनी जोर की है, बाहर ना हो यहाँ देखोगा मॉल शानदार मॉल में दुकान है, लाइटिंग कर रखी है, आपका सामने रिसेप्शन बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। कुर्सी दुकान में जाओगा भाग के 20 नंबर दुकान में बढ़ोगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में क्या होता है सेवाओं और उत्पाद पे चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं बल्कि किस चीज़ पर निर्भर करती हैं आज के समय। आज के समय इंसान का व्यक्तित्व कैसा है और उसकी नेतृत्व करने का शैली कैसे है, मतलब आज का इंसान का व्यवहार इस पर ज़्यादा चीज़ डिपेंड करें ना कि उत्पाद पर। आज के समय जो नेता होता है वो बिग बॉस की तरह काम करने के बजाय कैसे काम करेगा, एक मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो पहले कौन होया करता है भाई, पहले हम जो माता पिता होया करता वो बच्चा ज़्यादा कुणी को उपयोग ज़्यादा कराया करता, समझाया कम करता। आजकल वाला क्या करी समझाई कमी कुणी को उपयोग कम करी। तो यही फर्क है ना कि पहले के संदर्भ में और आज के समय में चीज़ों में क्या फ़र्क आया है कि जो बॉस होता है आपके सामने जो आपके जो माता पिता होते हैं बॉस होंगे, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, वो पुराने विचारों के बजाय आजकल क्या करते हैं मार्गदर्शन ज़्यादा करते हैं, समझाते ज़्यादा हैं, अपनी टीम को मोटिवेट ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन लोग समझदार तो खुद से हैं लेकिन काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रेरणा देना लोगों को समय समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आधुनिक संगठन में नेतृत्व की भूमिका। तो आज के समय में नेतृत्व की क्या भूमिका होती है? पहला पॉइंट प्रेरणा देना। आधुनिक नेता कर्मचारी को केवल सैलरी के लिए नहीं बल्कि काम में जुनून पैदा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आजकल के नेताओं का यही काम होता है कि लोगों को, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका यही काम है कि वो क्या करें, लोगों को मोटिवेट करें, सिर्फ सैलरी नहीं दें बल्कि लोगों को मोटिवेट करके रखें कि उन्हें क्या करना है, उनको काम है उसको बेहतर करना है और ज़्यादा करना है। तो इससे क्या करते हैं, इससे जो कर्मचारी होते हैं उनको ये महसूस होता है कि हमारे लिए काम क्यों ज़रूरी है, उस काम को अपने परिवार से अपने मतलब एक कर्म के रूप में दिखाया जाता है ताकि लोग और अच्छे से कार्य कर सकें। बदलाव लाना, आज का व्यापार जगत है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो नेताओं को इस बदलाव को समझना और संगठन को नई दिशा देना जरूरी है। तो आपको पता ना समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आपको पता समय के साथ व्यापार करने का तरीका भी बदल रहा है। हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती हैं बाजार में, तो क्या होता है समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो संगठन है उसका काम करने का तरीका मिलेगा। काफ़ी लोगों को टीम से निकालना पड़ता है, काफ़ी लोगों को नए लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो यही चीज़ है कि समय के साथ चीज़ों में बदलाव आ रहा है और हमें अपनी सोच को बदलना होता है। सकारात्मक माहौल बनाना, नेता अपनी टीम में विश्वास, सहयोग और खुलेपन का माहौल बनाते हैं। तो आपको पता है जो नेता होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने टीम पर विश्वास रखते हैं हमेशा और सहयोग और खुलेपन का माहौल बनाते हैं। और क्या करते रहते हैं, आपके सामने सहयोग करते हैं लोगों के साथ और खुलेपन उसका माहौल बनाते हैं। मतलब सबके लिए क्या करें, सब एक साथ मिलकर बातचीत करें, सभी लोग अपनी समस्याएं बता सकें। किसी को पारिवारिक समस्याएं हो तो वो भी अपनी बता सकता है। तो यही होती है, आजकल पॉजिटिव माहौल ज़्यादा बनाया जाता है। कोई स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवा देते हैं आपके सामने, कोई कल्चरल फेस्ट करा दिया, इस प्रकार की चीज़ें कराई जाती हैं कोई भी संस्थान में, ताकि जो सारे के सारे लोग हैं आपस में जुड़े रहें। एक नेता के व्यक्तित्व में कौन से गुण होने चाहिए? पहले भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, एक नेता अपनी और दूसरी की भावनाओं को समझता है। तो मैंने बताया था ना, कोई कर्मचारी है जो काफ़ी दिनों से अच्छा काम नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा उदास रहता है, तो आपको उसके पास गए, पूछा परिवार में उसके पिताजी बीमार हैं, तो आपने उसका थोड़ा बोनस एक्स्ट्रा दे दिया, उसको छुट्टियां दे दी उसको अपने पिताजी का ध्यान रखने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, जो लोगों की समस्या भी सोल्व होती है और लोग आप पर ज़्यादा भरोसा भी करते हैं कि भाई ये तो अपना ध्यान रखता है। दृढ़ संकल्प और ईमानदारी, तो एक नेता को दृढ़ता से अपने लक्ष्य पर टिका रहना चाहिए। तो एक नेता होता ना, काफ़ी बार मुश्किल समय भी आएगा, काफ़ी बार मुश्किल चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी, आपकी संस्थान अच्छा नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने लक्ष्यों पर टिका रहना। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस सब चीज़ों पर आपको हमेशा टिके रहना है। उसकी ईमानदारी और नैतिकता ही टीम को सम्मान पैदा करती है और वो खुद अच्छे से मेहनत करेगा, खुद ईमानदारी से काम करेगा, खुद अगर नैतिकता से काम करेगा तो क्या होगा, सारी टीम है उसके अंदर सम्मान पैदा होता है उसके प्रति, और जितना ज़्यादा सम्मान होगा लोग उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जोखिम लेने की क्षमता,
आज के व्यापार जगत में जोखिम लेना ज़रूरी है। तो आज के समय आपको पता भाई कोई भी चीज़ हो, जोखिम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा जोखिम लोगे उतने ही ज़्यादा सफल होते हो। तो एक नेता को कई चीज़ों को आजमाने से डरना नहीं चाहिए। तो काफ़ी बार क्या है, आपको अपारंपरिक चीज़ों को भी अपनाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है भाई अपनाना तो पड़ेगा ही, कहाँ जाओगे आप नहीं अपनाओगे तो काफ़ी बार आपको क्या है, मुश्किल फैसले भी लेने होते हैं। निष्कर्ष की बात करें, आधुनिक संगठन में नेतृत्व और व्यक्तित्व के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपको पता है आज के समय में जो कोई भी इंसान का नेतृत्व होता है और वही नेतृत्व सफल होता है जिसका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार होता है। एक नेता का व्यक्तित्व उसके नेतृत्व शैली को तय करता है। तो कोई भी व्यक्ति उसका नेतृत्व अगर कभी बेहतर होगा जब उसका व्यक्तित्व बेहतर होता है, अच्छा सबके साथ व्यवहार रखेगा, वही नेता बेहतर होता है, वही संगठन को आगे लेकर जाता है, वही संगठन को क्या बनाता है, सफल बनाने का कार्य करता है। तो यह आपके सामने जो पर्सनैलिटी और लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बचे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा। तो ये वीडियो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, अच्छे से रिवीजन कर लेना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।